नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आज राजस्थान पुलिस क्रैश कोर्स में आज आपका जो लेसन नंबर 8 है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। दोस्तों, इससे पहले वाला पिछला वीडियो देखना, उसमें है एनालॉजी। और अब देखिए, इसके बाद अब अपन ने लिया क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ये दोनों जुड़े हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके राजस्थान पुलिस एग्जाम, पटवार एग्जाम, ग्रुप डी और एनटीपीसी, इन चारों एग्जाम की दृष्टि से मैंने ये टॉपिक लिए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों लेके आया हूँ और इनके कंसेप्ट समझना कि क्वेश्चन आपको देखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन मिले जुले हैं, लेकिन क्वेश्चनों का आंसर किस प्रकार देना है इनका बिल्कुल सिंपली में आपके 4 ऑप्शन ही आएंगे। बोलेंगे भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए, भिन्न इनमें से भिन्न कौन सा है, वो पूछा जाता है 4 में से। तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूं, समझना। चलिए अपन चर्चा करते हैं इस पे। देखिए, हाँ, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आ रहा है आंख, कान, पैर, त्वचा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि हमारे जो शरीर की ज्ञानेंद्रियां होती है, ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है? तो ज्ञानेंद्रियां टोटल होती है दोस्तों 5। कितनी होती है? 5। और 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो मैं लिखा देता हूं आपको। आंख, नाक, कान, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 आपकी दोस्तों ज्ञानेंद्रियां होती है। और इन ज्ञानेंद्रियों, अब ज्ञानेंद्रियों में से क्वेश्चन पूछा गया, देखो ध्यान रखना। आंख आपकी ज्ञानेंद्री है, नाक नहीं आया, कान आपकी ज्ञानेंद्री है, त्वचा आपकी ज्ञानेंद्री है। तो आपका आंसर हो गया दोस्तों पैर। अलग हो गया, पैर इसमें भिन्न है, क्योंकि 3 तो किसी रूप से समान है और चौथा अलग है, वो अपने को निकालना। तो दोस्तों, चौथा आपका कौन सा है? पैर आपका अलग हो जाएगा। आया समझ में? उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। आंख, कान, ध्यान रखना दोस्तों। देखो, आंख और कान तो आपको दिखाई दे रहे हैं, आंख और कान ये 2 तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पैर और फेफड़े ये दोनों ही ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो अब ये ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ये ज्ञानेंद्रिय है। अब देखिए, इसमें अब आप क्या करोगे? इसमें आपको 2 चीज, एक तो पहले वाले में तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए, नियम फर्स्ट क्या है कि ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड। दूसरा इसमें पूछा जाता है दोस्तों बाह्य व आंतरिक अंग, बाह्य व आंतरिक अंग। अब ध्यान रखना, बाह्य व आंतरिक अंग। अब यहां पर आपको इससे अकॉर्डिंग आंसर देना है कि बाह्य और आंतरिक अंग कैसे। कि देखो, आंख और कान ये बाह्य अंग है शरीर के, पैर बाह्य अंग है, फेफड़ा ये फेफड़ा अंदर का अंग है, अपने शरीर का अंदर का अंग है। तो आपका आंसर हो गया फेफड़े, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 तो किसी प्रकार समान है अंग ही, लेकिन दोस्तों फेफड़े हैं वो आंतरिक, फेफड़े आंतरिक अंग है, और ये तीनों फेफड़े आंतरिक है और तीनों बाह्य अंग है। तो ये आपका इस कंसेप्ट से होगा। तो ये आपका कंसेप्ट नंबर कितना हो गया? 2nd। पहला ज्ञानेंद्रियों से, दूसरा ये। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समझना। एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट बाई करवा रहा हूं मैं आपको, फिर आपको अच्छे अच्छे और क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए एक बार, तीसरा है आंख, कान, वृक्क, हृदय। अब देखिए दोस्तों, अगर आप देखोगे तो आंख और कान तो बाह्य अंग है, और वृक्क यानी होता है दोस्तों किडनी, और हृदय हार्ट जानते हो। तो हार्ट और किडनी ये दोनों तो आंतरिक अंग हो गए आपके, वृक्क और हृदय शरीर के अंदर के अंग है, और ये दोनों बाहर के अंग है। अब ये भी इसमें समानता आ गई, तो फिर अपने को भिन्न शब्द 3 किसी प्रकार समान होने चाहिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, आंखें कितनी होती है? 2, कान 2, वृक्क यानी होता है दोस्तों किडनी लिख देता हूं, किडनी कितनी होती है? 2। अब मुझे ये बताओ हार्ट कितने होते हैं? हृदय आपका 1 ही होता है दोस्तों। तो हृदय आपका अलग आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया हृदय। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है आपके, देखो ये 3 टाइप के इसमें बनते हैं, अपने शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन 3 मैंने आपको बता दिए। पहला किस पे था? पहला आपका था ज्ञानेंद्रियों पर आधारित। किस पर? ज्ञानेंद्रियों पर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन किस पे था दोस्तों? कि आपको पता है कि बाह्य
वे आंतरिक अंग। ध्यान रखना, इनके कंसेप्ट बता रहा हूं, ये कंसेप्ट किस पर है, आंतरिक अंग। अच्छा, तीसरा आपका है उपलब्धता, यानी कितने उपलब्ध है, उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर। ये 3 ही कंसेप्ट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। समझ में आया? चलिए अब चौथा क्वेश्चन लेते हैं। नदी, तालाब, कुआं, झील। दोस्तों ध्यान रखना, बहता हुआ पानी कौन सा है? तो देखो, नदी पानी बह रहा है, तालाब पानी स्थिर रहता है, कुआं स्थिर रहता है, झील स्थिर रहता है। तो आपका नदी आंसर हुआ। बहता पानी, पानी बहने के कारण, ये इसका आंसर है। पानी किस में बहता है? नदी में। तो नदी, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों? नदी। अच्छा, अगला, नहर, तालाब, सोता, नाला। देखो, नहर पानी बह रहा है, सोता यानी होता है दोस्तों झरना। क्या होगा? झरना। और नाला तो आप जानते ही हैं, तो ये तो पानी बह रहा है। तो तालाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तालाब में पानी क्या होता है? पानी स्थिर रहता है। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन कितने हो गए आपने? 5। अब देखिए छठा क्वेश्चन, नदी, नाला, तालाब, समुद्र। अब देखो दोस्तों, नदी में पानी बहता है, नाले में पानी बहता है, तालाब में पानी स्थिर रहता है, समुद्र में पानी स्थिर रहता है। अब यहां पर ये देखो, तीसरा मैंने बताया ना, उपलब्धता के आधार पर। तो इनमें सब में विशालतम पानी किस में रहता है, वो आपको उपलब्धता के आधार पर बताना है। तो आपका समुद्र आंसर होगा दोस्तों। समुद्र क्या आंसर होगा? समुद्र आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका सही है। चलिए अब नेक्स्ट देखो, सब्जियों से, ये तो पानी से रिलेटेड हो गए 3 क्वेश्चन, 3 आपके शरीर बॉडी से रिलेटेड हो गई। अब देखिए, अब आपको ये सब्जी वगैरह में इनमें बताता हूं, फिर वार में बताएंगे। 3 क्वेश्चन लेते हैं। देखो, सलजम, चुकंदर, आलू, टमाटर। दोस्तों ढंग से समझना, मैं क्वेश्चन 7वां बता रहा हूं, ये सब बता दिए। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सलजम, चुकंदर, आलू, टमाटर। तो दोस्तों देखो, सलजम, चुकंदर और आलू, ये तीनों भूमिगत है। क्या है? भूमिगत। तो आपको आंसर देना है कि भूमिगत नहीं, यहां पर ये ध्यान देना है कि भूमिगत है ये तीनों। सलजम, चुकंदर, आलू ये भूमिगत है। तो टमाटर है, ये दोस्तों भूमि के ऊपर लगता है, भूमि के ऊपर। तो भूमि के ऊपर कौन सी सब्जी लगती है? तो टमाटर। तो आपका टमाटर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। टमाटर राइट आंसर, टमाटर सही आंसर है। अब चलिए अगला जैसे कि आलू, अगला क्या है दोस्तों? आलू, टमाटर, भिंडी, बैंगन। आलू, टमाटर, भिंडी, बैंगन। तो देखो यहां पर ध्यान देना दोस्तों, आलू, टमाटर, भिंडी, बैंगन, 4 में अलग कौन है? तो यहां ध्यान दो, देखो आलू भूमिगत है, टमाटर भूमि के ऊपर, भिंडी भूमि के ऊपर, बैंगन भूमि के ऊपर। तो आपका आलू हो गया भूमिगत। भूमिगत कौन सा हो गया? आलू। तो आलू आपका करेक्ट आंसर है। कौन से में? 8वें क्वेश्चन में। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, अदरक, प्याज, लौकी, टमाटर। तो दोस्तों ध्यान रखना, अदरक भूमिगत होती है, प्याज भूमिगत होता है, लौकी यानी भूमि के ऊपर, टमाटर भी भूमि के ऊपर। अब इनमें कंफ्यूजन ये रहता है, अब कैसे बताऊंगा? तो दोस्तों ये और ये टमाटर, ये तीनों, टमाटर हुआ, प्याज हुआ और अदरक हुआ, ये पौधे पर लगते हैं, यानी पौधे पर, ये पौधे पर। और भाई साहब अदरक जो लौकी दे रखा है, लौकी दोस्तों मिटा रहा हूं यहां से, लौकी है, लौकी एक बेल, लौकी किस पर लगती है? बेल पर लगती है, बेल पर। ध्यान रखना, बेल पर। बेल जानते हो ना, ऐसे 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 ये पत्तियां लगी हुई रहती है ऐसे, और इस पर लौकी लगती है। क्या लगती है? लौकी। ये ऐसे पत्तियां होगी और इस पर लौकी लगी रहेगी। तो आपका इसमें लौकी आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा, अगला लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनवरी, जुलाई, अगस्त और फरवरी। जनवरी, जुलाई, अगस्त और फरवरी कैसे करेंगे दोस्तों? समझना, जो समझा रहा हूं ध्यान रखना। देखो
जनवरी, जुलाई, अगस्त, फरवरी, तो आप लिखोगे जनवरी। जनवरी के बाद आपका है जुलाई, और दोस्तों है अगस्त। ये 31 का, ये 31 का, ये 31 का, ये तीनों महीने तो सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा फरवरी। फरवरी 28 और 29 दो की होती है दोस्तों, 28 और या 29 यही होती है, ये 31 के होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया फरवरी। फरवरी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ दोस्तों, अब देखिए भिन्न शब्द ज्ञात करने में क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आपको 11 में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि जनवरी, मार्च, सितंबर, अप्रैल। तो देखो जनवरी, मार्च, सितंबर, अप्रैल, तो देखो दोस्तों जनवरी, अब आपको पता है कि जनवरी, सीधा ऐसे लिख देता हूं जनवरी, मार्च, सितंबर, अप्रैल। अब देखो दोस्तों इसमें भी 31, इसमें 31, इसमें 30, इसमें 30। अब दिनों की संख्या तो लगभग देखो 30, 31, 30, दो में 31 है, दो में 30 है। अब देखो दोस्तों ये तो कंसेप्ट लगेगा नहीं, तो दिमाग से खेलना है कि जनवरी 1 नंबर, मार्च 3 नंबर, सितंबर 9 और अप्रैल 4। तो आपका आंसर क्या हो गया अप्रैल। ये सम संख्या है 4 और बाकी तीनों विषम संख्या है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना महीना कौन सा आंसर हो जाएगा अप्रैल। ये उपलब्धता के आधार पर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो दोस्तों समझना, आपको बोला है 12 नंबर क्वेश्चन में मोहन, सुरेश, सीमा, राहुल। तो अब आपको किस हिसाब से बताना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हिसाब से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो देखो दोस्तों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आपको पता है कि पुल्लिंग में कौन कौन हो गए, मोहन शब्द, मोहन, सुरेश और राहुल, ये तीनों ही दोस्तों पुल्लिंग शब्द हैं। क्या है, पुल्लिंग शब्द। और सीमा है वो स्त्रीलिंग शब्द है, एक लड़की का नाम है, तो सीमा स्त्रीलिंग हो गया, तो आपका सीमा इज करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए 13वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, करके देखिए एक बार। देखो कई लड़के क्या करेंगे, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तीनों गांधी परिवार से है, ये नेहरू परिवार से है, तो जवाहरलाल नेहरू अलग। दोस्तों गलत है, जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर नहीं होगा। देखो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों ही भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, प्रधानमंत्री। ये तीनों ही क्या प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जबकि महात्मा गांधी ये प्रधानमंत्री नहीं थे दोस्तों। तो इसका आपका ए आंसर हो गया, महात्मा गांधी आपका आंसर होगा, ये ध्यान रखना। आ गया समझ में, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगला देखो क्वेश्चन, ध्यान रखना किस हिसाब से करवाया मैंने कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तीनों प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। कौन, महात्मा गांधी, ध्यान रखना। तो इसका आंसर आपका महात्मा गांधी होगा। सितार, वीणा, पियानो, गिटार, देखो दोस्तों ये सितार, वीणा और गिटार, इनमें जो तार लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, तार, और इन तारों से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न। तारों से क्या होती है दोस्तों, ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि पियानो में तार से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो आपका आंसर पियानो अलग हो गया। 4 में से 3 किसी प्रकार समान है, तो तीनों में ये समानता है, तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है, सितार में, वीणा में और गिटार में। अगला देखो दोस्तों, बंदूक, पिस्तौल,
तलवार, राइफल। जो मैं यहाँ कंसेप्ट लिखा रहा हूँ ध्यान रखना, ये पुरलिंग स्त्रीलिंग का लिखाया, प्रधानमंत्री का लिखाया, तारों से ध्वनि उत्पन्न करने का लिखाया। ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा है बंदूक, पिस्तौल, तलवार और राइफल, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट लगेगा अस्त्र और शस्त्र का। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो अस्त्र और शस्त्र के कंसेप्ट लगते हैं। अस्त्र कौन कौन से हैं, शस्त्र कौन कौन से हैं, तो बंदूक, पिस्तौल और राइफल। बंदूक, पिस्तौल और राइफल, ये तीनों ही दोस्तों क्या है, शस्त्र है। तो अस्त्र में कौन आ गया, तलवार। अस्त्र और शस्त्र जानते हैं, देखो अस्त्र का मतलब होता है कि अपने हाथ से, शस्त्र को मतलब अपन जो रखते हैं जैसे तलवार है, अपने हाथ से ही अपन वार करते हैं, पास में जो रहता है उस पर वार किया जाता है, अस्त्र होता है। और शस्त्र है मतलब उसको फेंका जाता है, जैसे कि भाला। भाला क्या है, फेंका हुआ है। अब भाला क्या हो सकता है दोस्तों, अस्त्र एक शस्त्र है, दिमाग में लगाई, भाला एक शस्त्र है, जबकि तलवार एक अस्त्र है। बंदूक की गोली, यहाँ से खड़े खड़े दूर आदमी को अपन क्या कर सकते हैं, निशाना बना सकते हैं, वो एक शस्त्र है। तो ध्यान रखना दोस्तों अस्त्र और शस्त्र में। तो आपका आंसर क्या हो गया, तलवार। तलवार अलग है क्योंकि ये तीनों शस्त्र है और तलवार एक अस्त्र है, तो अस्त्र आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, मगरमच्छ, घड़ियाल, व्हेल, सांप। अब इसमें लड़के क्या करते हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल और व्हेल तीनों समुद्र में रहते हैं, सांप अलग। दोस्तों सांप भी जलीय सांप होते हैं, समुद्रों में बड़े बड़े सांप होते हैं, नाम सुना होगा आपने। तो चारों ही जलीय हैं। इसमें लिखा हुआ थोड़ी है कि धरती पर रहने वाला सांप। दिमाग में लगाइए, मगरमच्छ, घड़ियाल, व्हेल और सांप। तो इन चारों में अलग कौन सा कंसेप्ट लगेगा, तो ध्यान रखना दोस्तों अंडज प्राणी कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखना। अंडज प्राणी, अंडे देने वाले, तो अंडज प्राणी में कौन कौन है, मगरमच्छ अंडे देता है दोस्तों, मगरमच्छ अंडे देता है, घड़ियाल अंडे देता है। मैं अंडज प्राणी लिख रहा हूं देखना। अच्छा, व्हेल, सांप, सांप अंडे देता है, ध्यान रखना सांप। अब ये तीनों ही अंडज प्राणी हैं। तो अब मुझे ये बताओ, व्हेल अंडज प्राणी नहीं होता है, मानव की तरह ये बच्चे पैदा करता है, तो व्हेल आपका करेक्ट आंसर है। ये तीनों अंडज प्राणी में समान हो गए, तो व्हेल आपसे भिन्न हो गया, ये ध्यान रखना। तो आपने, उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन को समझ लेना। कभी भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं इससे क्वेश्चन, ध्यान रखना, और एग्जाम में पक्के आते हैं, ध्यान रखना। 16, 80, अब देखो नंबर्स आ गए, 80, 49, 81, यहाँ लिखता हूँ 16, 80, 49 और 81, ये चार है दोस्तों। चारों में अलग कौन है, तो देखो ये स्कोरिंग चल रहा है, 4 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो आपका 80 एक वर्ग संख्या नहीं है, क्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, इस कारण ये अलग हुआ। तो आपका 80 करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, ध्यान रखना हो, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगला क्वेश्चन है 27, 64, 729, 506, 27, 64, 729, 506। दोस्तों देखिए ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये आपके 9 का क्यूब है, और ये आपका किसी का भी क्यूब नहीं है। तो आपका आंसर हो गया 506। क्यूब की दृष्टि से देखा जाए तो 3 तो समान हो गए कि तीनों क्यूब संख्या है, और ये क्यूब संख्या नहीं होती है। तो इस प्रकार दोस्तों 18 क्वेश्चनों के तो जवाब दे दिए। अब देखो 19वां क्वेश्चन चलते हैं, समझ में आ गया होगा। देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 136 ध्यान रखना, 244 ध्यान रखना, 324 ध्यान रखना, 514 ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों
लड़के क्या करते हैं, 324 एक वर्ग संख्या दिख रही है, बाकी तीनों अलग। अरे तो 324 वर्ग संख्या दिख रही है तो ये अलग कैसे हो गई? अब ये तीनों समान कैसे हैं? इस भिन्न शब्द का मतलब होता है कि तीन में किसी प्रकार समानता हो दोस्त, और एक अलग हो, वो जवाब देना है आपको भिन्न शब्द में। ये नहीं करना है कि ये वर्ग संख्या है तो ये तीनों से अलग हो गई। अरे तो तीनों में क्या संबंध है ये बताओ, वो इस किस प्रकार समान है, तब आपका 324 होगा। तो आपका आंसर 324 आ सकता है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन कंसेप्ट लगना चाहिए, कंसेप्ट के बिना आंसर। तो देखो, अच्छा एक काम करो दोस्तों, इनके अंकों को जोड़ो, इनके अंकों को जोड़ो तो 1 3 4 6 10 होती है अंकों का योग कर रहा हूं मैं अंकों का, किसका? अंकों का। तो योग यहाँ 10 हुआ, 2 और 4 4 8 और 2 10, इसका भी योग 10। अच्छा इसका 3 और 2 5 4 9, इसका 5 और 1 6 और 4 10, इसका 10, ये 9 आ गया। ये तीनों देखो समान है, तीनों समान हो गई, तो आपका 324 अलग। आंसर तो 324 आया दोस्तों, लेकिन किस कारण से आया? अंकों का योग किया, बाकी तीनों के अंकों का योग 10 आ रहा है, जबकि 324 में अंकों का योग कितना आ रहा है? 9 ही आ रहा है, तो ये अलग हो गया दोस्तों। तो हो गया आपके कितने क्वेश्चन हो गए? देखो एक क्वेश्चन बचा, और एक क्वेश्चन कौन सा बचा है? 20वां। चलो 20वां ले लेते हैं, चलो यहाँ कर देते हैं। 117 13, और दूसरा आपका है 162 18, और तीसरा आपका है 171 19, और चौथा आपका है 304 16। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाते हैं तो इसमें डिवाइड करके देखिए। अगर मैं 117 में 13 का भाग दूं तो 13 7 91 होता है, 13 8 104 होता है, 13 9 117 होता है। 117 कितनी बार गया दोस्तों? 9 बार भाग। अच्छा इसमें दो 162 में 18 का, तो ये भी जाएगा 9 बार, और 171 में 19 का दो, तो ये भी जाएगा दोस्तों 9 बार। लेकिन 304 में अगर मैं 16 का भाग देता हूँ तो ये दोस्तों 19 बार जाता है। कितनी बार जाएगा? 19 बार। तो दोस्तों देखो, ये 9 बार है, ये 9 बार है, ये 9 बार है, तीनों में समानता आ गई, तो आपका आंसर क्या हो गया? 304 16। क्योंकि देखो दोस्तों, इन तीनों में 117 में अगर 13 का भाग दूं तो यहाँ भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। यहाँ भाग दूंगा तो 9 बार, यहाँ भाग दूंगा तो 9 बार, यहाँ भाग दूंगा तो 19 बार। तो ये तीनों किसी प्रकार समान है, ये आपका अलग हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो हर प्रकार का क्वेश्चन कराऊंगा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका 246 9538 723 8674। लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें सर? देखो दोस्तों, संख्या में सम और विषम का भी देखना पड़ता है। तो ये सम संख्या दिख रही है, ये सम है, ये सम है, ये विषम है। आपका करेक्ट आंसर इसको आप लिख दोगे सम एवं विषम के आधारित, सम व विषम पर, सम व विषम पर आधारित प्रश्न का जवाब दे दिया। अब देखो दोस्तों, ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना, ये 7 है, ये 9 है, ये 3 है, 2 है। ऐसे तो देखें तो ये तीनों विषम है और ये सम है। लेकिन दोस्तों इसमें एक और, अगर पहले भाज्य और अभाज्य का नहीं लगे तब देखना, तो ये अभाज्य एवं भाज्य पर आधारित देखेंगे। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? अभाज्य संख्या आपकी 2 है, और कौन सी है? 3 है, और कौन सी है? 7 है। तीनों अभाज्य संख्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 9 एक भाज्य संख्या है। तो पहले भाज्य और अभाज्य देखना है। मैथ्स का रूल होता है दोस्तों, भाज्य अभाज्य नहीं होता है, फिर अपन सम और विषम देखेंगे। पहले आपका भाज्य और अभाज्य, ये ध्यान रखना। अगला देखो, जब कभी कभी का ये ऐसा क्वेश्चन है अपने एग्जाम में दोस्तों गलत हो जाते हैं, क्योंकि अपन विषम वाला लगा देते हैं, एग्जामिनर क्या मान लेता है? भाज्य वाला सही कर देता है। तो अपने को ज्यादातर भाज्य और अभाज्य पर ध्यान देना, फिर लास्ट में कोई भी उपाय नहीं हो तो सम और विषम। तो यहाँ भाज्य और अभाज्य का पता नहीं चल रहा है, तो अपने को सम और विषम ही देखना है। ठीक है, बड़ी संख्या, और जितनी भी बड़ी संख्या आएगी कुछ न कुछ शॉर्ट ट्रिक है उसकी, कोई ऐसा भाग वाग देना कुछ भी ऐसा नहीं आता। देखो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने 24 56 12 35 34 52 56 78। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना। देखो सम विषम, तो देखो ये है सम, ये सम, ये सम और ये विषम। लेकिन देखो और कोई उपाय भी देखना है दोस्तों। तो देखो और क्या उपाय है कि ये देखो 2 4 5 6 बढ़ते क्रम में चल रहा है दोस्तों। आरोही और अवरोही का ध्यान रखना, आरोही और अवरोही, आरोही और व अवरोही,
इसका भी ध्यान रखना दोस्तों, आरोही और अवरोही का। तो देखो आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में तो 2 4 5 6 संख्या बढ़ते क्रम में है, 1 2 3 5 बढ़ते क्रम में है, 5 6 7 8 बढ़ते क्रम में है, ये देखो 3 बढ़ते क्रम में, लेकिन बाद में 2 आ गया वापस घटते। तो इस सी में बढ़ते व घटते दोनों ही क्रम है दोस्तों, बढ़ते हुए घटते क्रम में। ठीक है, देखो यहाँ पर जो मैं बोला कि बढ़ते हैं घटते क्रम में किस में है, सी में। सी आपका जो 34 52 है दोस्तों, उसमें दोनों तरीके लग रहे हैं, पहले संख्या बढ़ रही है फिर घट रही है, तो ये आपका अलग आ जाएगा, बाकी तीनों में बढ़ते क्रम में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखो करते हैं चर्चा। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 24 में देखो NODE नॉड, ABODE बॉड, SHY ACROSS। दोस्तों ऐसे तो कुछ पता भी नहीं चल रहा अपने को कि ये भाई आपके अर्थपूर्ण शब्द तो सभी तो नहीं बन रहे हैं। तो देखो इनमें स्वर और व्यंजन पर देखना है। क्या देखना है, स्वर एवं व्यंजन पर आधारित। ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो ज़्यादातर स्वर एवं व्यंजन का ध्यान रखना है। तो देखो अपने को ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ देखो स्वर है, इसमें ओ और ई, इसमें भी ओ ई है, इसमें ओ है, ए है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है दोस्तों, ये आपका आंसर है। ये केवल SHY, इसमें केवल और केवल क्या है, केवल व्यंजन है। केवल व्यंजन के कारण इसका आंसर SHY होगा, बाकी सब में स्वर व्यंजन दोनों है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। तो 4 क्वेश्चन आपके हो गए, 21 22 23 24। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन को ढंग से समझना दोस्तों, क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में जो कह रहा है वो ढंग समझना। AYBZ ये आ रहा है, दूसरा है BXCY, तीसरा है DVEW और चौथा आपके MPON। दोस्तों ढंग से समझना, मैंने आपको समझाया था कोडिंग डिकोडिंग में कि आजाद AZ और बाय BY, यानी कि एक नंबर पे ए आता है, उल्टी गिनती गिनने पर, उल्टी ABCD करने पर एक नंबर पे कौन आता है, Z। अच्छा B 2 नंबर पे आता है तो इधर से Y 2 नंबर पे, अच्छा B 2 नंबर पे तो Y 2 नंबर पे, X 2 नंबर पे तो C 3 नंबर पे तो X भी 3 नंबर पे। 6 बाय 6, दूध वाला इवनिंग, मोबाइल नंबर, लास्ट ऑफर। तो दोस्तों यहाँ O के साथ L आना चाहिए तब सही होता है, ये P शब्द गलत है, तो आपका आंसर हो गया MPON, ये अलग है, बाकी सब में सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, कौन सा, देखो क्वेश्चन नंबर 26 में आपका क्या कह रहा है दोस्तों, ट्रेन प्राउड वाइट फ्लोर, अर्थपूर्ण शब्द है, सभी अर्थपूर्ण शब्द है दोस्तों, सभी अर्थपूर्ण शब्द है। ट्रेन आपका अर्थपूर्ण शब्द है, प्राउड आपका अर्थपूर्ण शब्द है, वाइट और फ्लोर चारों ही अर्थपूर्ण शब्द है। अब अपन समानता कैसे निकालेंगे, देखो ट्रेन में TRAIN दोस्तों 2 स्वर है, प्राउड में PROUD, प्राउड में 2 स्वर है दोस्तों। वाइट WHITE, वाइट में 2 स्वर है। FLOUR, इसमें भी 2 स्वर है। अब आंसर कैसे करेंगे, स्वर और व्यंजन से देखें तो दोस्तों इनमें कंटिन्यू स्वर है, इसमें भी कंटिन्यू स्वर है, इसमें भी कंटिन्यू स्वर है, इसमें कंटिन्यू नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया, वाइट आपका आंसर हो गया। कंटिन्यू स्वर नहीं है, उन दोनों में सब में 2 कंटिन्यू स्वर है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए AEHF, देखो दोस्तों AEHF Z। अब देखो दोस्तों,
अपने को देखना है कि देखो दो तो स्वर है, ए स्वर है, ई स्वर है, एच और जेड दोनों व्यंजन है। तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ स्वर और व्यंजन का कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि समानता दो में आ गई, दो ही स्वर है, दो ही व्यंजन है। अब अपने को समानता कैसे लगेगी, तो देखो 3 लाइनों से बना, 1 2 और 3, 3 लाइन से ये बना, 1 2 और 3, 3 लाइन से ये बना, 1 2 और 3, 3 लाइन से ये बना। लेकिन ये ई शब्द है ना दोस्तों, ये 1 2 और 3 4, 4 लाइन से बना है। कितनी लाइन से बना, 4 लाइन से। तो अपने को ये ध्यान रखना कि इसका आंसर क्या होगा, ई अलग होगा, कि ये जो लाइनिंग के अकॉर्डिंग कितनी लाइनों से मिलकर अक्षर बनता है, ये 3 से, ये 3 से, ये 3 से, लेकिन ई वाला कितने अक्षर लाइनें मिलाकर बनेगा, 4 लाइनों से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, ढंग से समझना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 28, डियर, टीयर, सियर और वियर। तो देखो दोस्तों, डियर, डियर मतलब प्रिय, टीयर, टीयर का मतलब आंसू, और वियर, वियर का मतलब आप जानते ही होंगे अंदर, इनर, 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 अंदर। तो देखो डियर का अर्थ है, टीयर का अर्थ है वियर का, CEAR, सियर। ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं है दोस्तों, ये तीनों क्या है, अर्थपूर्ण शब्द है। क्या है, अर्थपूर्ण शब्द है। तो अर्थपूर्ण शब्द होने के कारण ये तीनों में समानता है कि तीनों अर्थपूर्ण शब्द है। ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं होता है तो आपका आंसर सी हो गया, CEAR, सियर। सियर एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो दोस्तों अगला 29 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन को समझना है। आपको लग रहा है कि बहुत इजी है, लेकिन मैं बता रहा हूं दोस्तों, एग्जाम में यही क्वेश्चन गलत होते हैं अपने ज्यादा, ध्यान रखना। तो देखो ये लिखा हुआ है डेर, DER, तो इसको दोस्तों मैं उल्टा करता हूं तो रेड, समझना, मैंने इसको उल्टा कर दिया। अब देखो KNIP, KNIP, इसको उल्टा करता हूं तो ये PINK, पिंक। अच्छा ये देखो दोस्तों, ये लिखा हुआ DLEIF, इसको उल्टा करोगे तो लिखोगे FIELD, फील्ड। और ये देखो दोस्तों NEERG, इसका मतलब है कि GR उल्टा करो EEN। अब देखो दोस्तों, ग्रीन मतलब होता है हरा, पिंक मतलब होता है पिंक, गुलाबी, रेड मतलब होता है लाल, और फील्ड मतलब होता है दोस्तों फील्ड, फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र। तो अब मुझे ये बताओ कि अलग कौन सा है, तो ये तीनों कलर है और फील्ड आपका अलग हो गया, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, DLEIF। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो क्या है, 9345, 7246, 9656, 8739। दोस्तों दोनों देखिए कंसेप्ट क्या लगेगा, इतनी बड़ी संख्या आती है, या तो अंकों का योग करना दोस्तों, या आपको सम विषम देखना है। तो ये तीनों देखो, दो तो विषम आ गई, दो सम आ गई, ये तो काम हो नहीं रहा है। अब देखो जोड़ देते हैं तो 5 4 9, 9 3 12, 12 9 21 इसका आ रहा है, और इसका देखो 6 6 12, 12 और 7 19 आ रहा है, और इसका देखो 6 6 12, 12 और 9 21 5 26 आ रहा है, और इसका देखो दोस्तों 8 और एक इसमें दे दो 8, 16 8 24 3 27 आ रहा है। तो ये देखो ये तीनों विषम है, अंकों का योग इसका सम है, तो ये भी इसका आंसर है। और इसके अलावा दोस्तों एक आंसर और बन रहा है कि इसमें आवर्ती यूज हो रही है। आवर्ती का मतलब क्या होता है, आवर्ती समझना दोस्तों, आवर्ती का मतलब होता है कि कोई भी अक्षर अगर बार बार आ रहा है या दोबारा आ रहा है, जैसे इसमें 9 3 4 5 कोई अक्षर दोबारा नहीं है, 7 2 4 6 कोई अक्षर दोबारा नहीं है, 8 7 3 9 कोई अक्षर दोबारा नहीं है। लेकिन इसमें देखो दोस्तों 9 5 तो है, 6 6 2 बार है, तो ये आवर्ती के आधार पर भी आंसर हो सकता है। और ये अंकों का योग करके वो विषम आ रहा है, ये सम है, तो ये भी आंसर है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 9656। उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा। इस प्रकार के टॉपिक में आपको इस टाइप के, ये सब टाइप तो करवा दी, अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ अच्छे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों।
हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 जो कंसेप्ट बताएं। अब कंसेप्ट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखो समझो, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए दोस्तों। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और दोस्तों शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए अच्छा लगे तो। डॉक्टर, रोगी, नाई, हजामत। क्वेश्चन नंबर 31 देखो दोस्तों क्या करना है। डॉक्टर, रोगी, नाई, हजामत। दोस्तों ये तीनों व्यक्तियों के नाम है, जबकि हजामत एक क्रिया है। हजामत का मतलब होता है दोस्तों सेव करना, सेविंग बनाना, सेव करवाना, सेविंग बनवाना, यानी हजामत करना होता है। तो ये एक क्रिया हो गई, और ये तीनों व्यक्तियों के नाम है, तो तीनों किसी प्रकार समान। कालीन, रजाई, शॉल, कंबल। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें हजामत आपका आंसर हो गया। इसमें ये कालीन को छोड़कर ये तीनों ऊनी वस्त्र है। क्या है? ऊनी वस्त्र, और ये ओढ़ने के काम में आते हैं। जबकि कालीन एक बिछाने वाले को कहते हैं। बिछाने की दरी आती है, उसको अपन कालीन कहते हैं। दरी के टाइप में पट्टी, उसको अपन क्या कहेंगे? कालीन। तो आपका कालीन आंसर। बर्फ, पानी, भाप, ये तीनों दोस्तों पानी की अवस्थाएं हैं। पानी की अवस्थाएं, पानी की देखो कैसे पानी की अवस्थाएं। बर्फ पानी की क्या होती है? ठोस अवस्था। अच्छा यहां पर मैं कह दूं पानी किस अवस्था में? तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में, तरल या द्रव। अच्छा भाप किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। ये पानी की तीनों अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो ये तीनों अवस्थाएं हो गई दोस्तों, भाप हो गई, पानी हो गया, बर्फ हो गया, दूध आपका अलग हो गया। ये ध्यान रखना, इस प्रकार जवाब देना है। अब चलिए आगे। रेखा, त्रिभुज, वृत्त। देखो रेखा, त्रिभुज, वृत्त, ये बिंदु अलग है। क्यों है दोस्तों? कि ये तीनों जो आकृतियां हैं वो इस बिंदु से ही मिलकर बनती। बिंदु मिलाकर, ऐसे बहुत सारे बिंदु मिलकर रेखा का निर्माण होता है। बहुत सारे बिंदु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? त्रिभुज का निर्माण करते हैं। बहुत सारे बिंदु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वृत्त का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखना, आपका इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? बिंदु आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, समझना, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखो दोस्तों अगला देखो क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान रखना। देखो 35वां क्वेश्चन है। गिब्बन और क्या है? चिंपाजी और दोस्तों गोरिल्ला। ये तीनों ही दोस्तों बंदर की प्रजाति है। किसकी है? बंदर की प्रजाति। ध्यान रखना दोस्तों, तीनों ही क्या है? बंदर की प्रजाति, ठीक है। और ये जगुआर लिख लेना। जगुआर बिल्ली की प्रजाति है। किसकी? बिल्ली की प्रजाति है दोस्तों। जगुआर बिल्ली की तरह दिखते थे, ये ध्यान रखना। जगुआर किसकी प्रजाति है? बिल्ली। तो आपका आंसर क्या हो गया? जगुआर आंसर। ये तीनों किसके हैं? बंदर की प्रजाति है, ये ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा रहा हूं दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। लेखक, प्रकाशक, संपादक। दोस्तों लेखक, प्रकाशक और संपादक, देखो, और एक लिखा हुआ मुद्रक का मतलब क्या होता है? छपाई करना। इसका मतलब है ये छापने वाला होता है, छपाई करने वाला, ये होता है मुद्रक। छपाई करने वाला यानी छापने वाला, जो छापने वाला होता है उसको अपन मुद्रक कहते हैं। और ये तीनों देखो, संपादक का कार्य प्रकाशक और लेखक। जैसे लेखक क्या करता है? लिखता। वैसे प्रकाशक जो न्यूज़ आती है उसको एड करता है। संपादक उनका संपादन करता है न्यूज़ वगैरह का। तो दोस्तों ये तीनों ही लेखक की तरह कार्य कर रहे हैं, जबकि मुद्रक छपाई करने वाला होता है, इसलिए मुद्रक अलग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन। रेशम, कपास, नायलॉन, ऊन। देखो रेशम दोस्तों, रेशम,
कपास और ऊन। ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही दोस्तों प्राकृतिक रेशम है, प्राकृतिक रेशम। जबकि ये प्राकृतिक है, देखो ध्यान रखना, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक तीनों। जबकि नायलॉन, नायलॉन दोस्तों एक कृत्रिम रेशा है। क्या है? कृत्रिम रेशा। ध्यान रखना ये कृत्रिम है, तो नायलॉन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये तीन तो किसी प्रकार समान है, तीनों में प्राकृतिक और ये कृत्रिम है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 38 लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए 38 में क्या कह रहा है? गान, लिखावट, गायक और संगीत। गान दोस्तों, लिखावट और संगीत, ये तीनों चीज क्या है दोस्तों? ये तीनों आपके क्रियाएं हैं। क्या है? क्रियाएं। देखो गान, गान एक क्रिया है, लिखावट एक क्रिया है, संगीत एक क्रिया है। जबकि गायक, गायक एक क्रिया नहीं है, गान क्रिया। गायक एक व्यक्ति है, तो ये क्रिया नहीं हुई, तो गायक आपका अलग हो गया, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माता, बच्चा, चाचा, भाई। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने 39। देखो माता, बच्चा, चाचा, भाई। माता, चाचा, भाई, ढंग से समझो। देखो माता स्त्रीलिंग है, चाचा पुरुष है, भाई पुरुष है। बच्चा, बच्चा दोस्तों स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है, इसलिए इसका कोई जेंडर फिक्स नहीं होता है। इसलिए दोस्तों बच्चा अलग हो जाएगा आपका, कि माता स्त्रीलिंग होती है, चाचा पुल्लिंग होता है, भाई पुल्लिंग होता है। बच्चा पुल्लिंग नहीं कह सकते दोस्तों, बच्चे में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं, ध्यान रखना। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 40वां, अपना फाइनल क्वेश्चन इस टॉपिक का। छात्रावास, होटल, सराय, घर। दोस्तों क्या क्या लिखा हुआ है? देखो छात्रावास लिखते हैं यहां पर, छात्रावास, होटल, सराय, ये तीनों दोस्तों निवास स्थान तो है, अस्थायी व्यक्तियों के निवास है, अस्थायी निवास। क्या है? अस्थायी निवास। जबकि घर, घर एक अपना स्थायी निवास होता है, क्योंकि ये तो अपना ही होता है, तो घर एक स्थायी निवास है। जबकि छात्रावास, होटल और सराय अस्थायी निवास होते हैं, ध्यान रखना। घर हमेशा स्थायी निवास होता है। तो इसी प्रकार उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन कराए दोस्तों, इस पर अपन टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से इस टॉपिक को पूरा एंड तक जरूर देखें और 100% मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और नहीं भी आए तो दोस्तों कमेंट जरूर करना। कोई क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के भेजें। और धन्यवाद।